हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी देवदार, ऑप्शन नंबर सी चीड़ और ऑप्शन नंबर डी जो है ओक दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीम जो है ऐसा वृक्ष है जो एक जैविक कीटनाशक का काम करता है। ठीक है, अगर हम जनरल तौर पर एग्जांपल देखें तो उसमें जैसे हमारे मम्मी को अगर अनाज को सुरक्षित रखना है, जो अनाज हम सुरक्षित रखते हैं हमारे घर में, तो हम उसमें नीम की सूखी पत्तियों को डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जैविक कीटनाशक का काम करता है। ठीक है, एक प्रकार से अगर प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में औषधियाँ बहुत कम हुआ करती थी, तो अगर कोई घाव लगता था तो नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उस पर लगा दिया जाता था। ठीक है, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो इस प्रकार से नीम का हम महत्व समझ सकते हैं कि ये एक जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ठीक है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो अगर बात करें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक बहुत प्रकार के जो तंत्र चलते हैं। ठीक है, तो उसमें महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत हमें बताना है। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और शुक्र। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो है आंसर वो हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है वो हमारे भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत रहेगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महोगनी, ऑप्शन नंबर बी कैक्टस, ऑप्शन नंबर सी फर, ऑप्शन नंबर डी चंदन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेशों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है मित्रों, तो वो पाई जाती है कैक्टस। ठीक है, आप लोगों ने ये बात नोटिस की होंगी, जो कैक्टस का पौधा होता है। ठीक है, कैक्टस का जो पौधा होता है वो ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कैक्टस। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से दिया हुआ है, पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद क्या आता है। ठीक है मित्रों, तो मैंने आप लोगों को इसके पहले सजेस्ट किया था कि आप लोगों को एक पाठ योजना प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। उसके सारे जो टॉपिक है उन्हें आप देख लीजिए, मतलब टॉपिक नहीं, उसके जो सारी हेडिंग्स है उसे आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, 10 से 15 हेडिंग है उसकी मुख्य मुख्य, जैसे कि पहली जो हेडिंग है वो दी रहती है सामान्य जानकारी। ठीक है, जिसमें शिक्षक अपनी पूरी जानकारी लिखता है। उसके बाद में हम अपेक्षित दक्षताएं लिखते हैं। ठीक है, अपेक्षित दक्षताएं मतलब हम उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से क्या क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम प्रवेशीय क्षमताएं लिखते हैं। ठीक है, तो प्रवेशीय क्षमताओं में हम बच्चों की उन क्षमताओं को लिखते हैं जो क्षमताएं बच्चों में पहले से विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से हमारी पाठ योजना में मित्रों 10 से 15 बहुत मतलब क्या है इंपॉर्टेंट सभी के सभी हेडिंग्स रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी अनुदेशनात्मक सामग्री, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुदेशनात्मक सामग्री। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। ठीक है, प्राथमिक स्तर यानी कि हमारे छोटे बच्चे 1st to 5th के। ठीक है, तो वहां पर अगर हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने हेतु मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इफेक्टिव जो है वो यही आंसर होगा हमारा। बच्चों पर आकलन के लिए किसी भी प्रकार की शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ हमें नहीं डालना है, मतलब परिभाषाओं को रटने का बहुत ज्यादा बोझ हमें नहीं डालना है बच्चों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
बात करें प्रश्न नंबर 6 की, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, वर्ष 1982 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1996 में। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा इसे। तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी नई शिक्षा नीति भी आई थी, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था हमारा वर्ष 1986 में। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 भूमंडलीय तापन का कारण है। ठीक है, भूमंडलीय तापन का कारण है ऑप्शन नंबर ए हिम नदों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, और ऑप्शन नंबर डी वनों में वृद्धि। ठीक है, तो भूमंडलीय तापन यहाँ यानी कि हमें ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर देखिए, हिम नदों में वृद्धि, अगर हिम नदों में वृद्धि होगी तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगा, मतलब इससे इसका कोई संबंध नहीं है, संबंध, लेकिन अगर हिमनद बढ़ रही है तो यहाँ पर देखिए तो भूमंडलीय तापन नहीं होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब पृथ्वी गर्म नहीं होगी उससे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और वनों में वृद्धि, वनों में वृद्धि होगी तो बिल्कुल भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में अगर वृद्धि होंगी तो जरूर से जरूर यहाँ पर हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, ऑप्शन नंबर डी सवाना बायोम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में हमारे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9 है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट इसे देख लेते पहले हम अच्छे से। ओके, ये है हमारा प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था अभी वीडियो में कि आप लोग एक बार CCE जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तकनीकी से की जाती है। ठीक है, इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मित्रों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, इसमें जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा इसमें कि इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण किया जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। ठीक है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है ना, उसमें हम बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को, वो दबाव को कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो परीक्षा का भय होता है, बच्चों पर एक प्रेशर बनता है, तो हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में उनकी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उससे आकलन करते हैं और बहुत सारी चीजें हम उनका मतलब बहुत सारी विशेषताओं का आकलन करके हम रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये है हमारा प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ठीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल जो है पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ठीक है, मतलब समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11,
निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक परिवहन, ऑप्शन नंबर बी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था। ठीक है, तो निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वाहन परिवहन। ठीक है, मतलब अगर देखें जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो भारत है वो सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या बहुत है, तो अगर पर व्यक्ति अगर व्यक्तिगत वाहन का उपयोग करेगा इतना ज्यादा प्रदूषण होगा। ठीक है, मतलब ऊर्जा भी संरक्षित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था। ठीक है, हमें अगर बहुत पास में कहीं जाना है या सार्वजनिक वाहन से हम जा सकते हैं तो हमें उससे जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। और ये हमारा प्रश्न नंबर 12वां। ठीक है, तो ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 12वां, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझाना, ऑप्शन नंबर सी अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, ऑप्शन नंबर डी अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए और अधिक ज्ञान की चर्चा करना। ठीक है, मतलब अगर हम विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो उसका प्रीवियस नॉलेज पूछते हैं, जो भी पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि और अधिक ज्ञान की हम चर्चा आगे भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 13 की, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, ऑप्शन नंबर ए सेवा, ऑप्शन नंबर बी वेतन, ऑप्शन नंबर सी गर्व, ऑप्शन नंबर डी छात्रों का विकास। ठीक है, छात्रों का विकास यानी कि सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो छात्रों का विकास। ठीक है, छात्रों का विकास और छात्रों का विश्वास, अगर छात्रों का विश्वास जो है यहाँ पर ऑप्शन आता है तो ये भी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बहुमूल्य निधि यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो उसमें आ जाएगा हमारा छात्रों का विकास ही हमारा क्या है बहुमूल्य निधि है। ठीक है, मतलब हम किसी बच्चे की लाइफ अगर बना रहे हैं तो वही हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, छात्रों का विकास। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 14, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या हो जाएगा। ठीक है, परिकल्पना है कोई, उसका बार बार हम परीक्षण कर रहे हैं और उससे हम गलत नहीं पा रहे तो वो क्या हो जाएगी, एक प्रकार का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कानून, ऑप्शन नंबर सी खोज, ऑप्शन नंबर डी मूल संकल्पना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि अगर कोई परिकल्पना है उसका हम बार बार परीक्षण कर रहे हैं और वो गलत नहीं हो रही है, एग्जैक्ट आंसर उसका सही मतलब जो था वही आ रहा है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। ठीक है, और सिद्धांत हमेशा वस्तुनिष्ठ होते हैं यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी उसका एग्जैक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, ऑप्शन नंबर ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर बी श्रुतलेख एवं किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मित्रों तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या रहेगी हमारे लिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, मतलब समूह चर्चा वगैरह बच्चों के साथ करें, चर्चा करें, कार्य योजना प्लानिंग वगैरह बनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। ठीक है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी और मीथेन भी। ठीक है, लेकिन जो कौन सी नहीं है तो वो है हमारी हीलियम। ठीक है, हीलियम हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 17वां, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन कौन सी इकाई से हम करते हैं, जूल से, डेसिबल से, न्यूटन से या नैनो इकाई से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। ठीक है, डेसिबल से हम ध्वनि प्रदूषण का मापन
कि करते हैं, ठीक है। डेसिबल से हम ध्वनि प्रदूषण का मापन करते हैं, मतलब हमारी इकाई जो होती है ध्वनि प्रदूषण को मापने की वो होती है डेसिबल, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18 यूरिया है, ठीक है। यूरिया क्या है? एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए जैव उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यूरिया क्या है वो हमें बताना है। तो यूरिया पता है मित्रों क्या है? ये है रासायनिक उर्वरक, ठीक है। रासायनिक उर्वरक क्योंकि देखिए ये जो है वो घर में तैयार नहीं किया जाता, किसानों के द्वारा ये नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसे हमें दुकान से ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रासायनिक उर्वरक, ये जैव उर्वरक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19 PSLV का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? PSLV का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1994 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1998 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1999 में और ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2000 में, ठीक है। तो PSLV का पहला प्रक्षेपण कब हुआ था मित्रों? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वर्ष 1994 में PSLV का पहला प्रक्षेपण हुआ था, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20 राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान कक्षा के द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। जो राकेश है कोई बच्चा है, ठीक है, और कक्षा 5वीं का। अब देखिए कक्षा जैसे ही दिया जाता है, स्तर जैसे ही दिया जाता है, तो हमारे दिमाग में बच्चे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान जो है कक्षा के द्वारा दिए गए कार्य को समय पे प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उसके लिए सबसे अच्छा सुधारात्मक उपाय क्या होगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में देंगे हम, खेल के कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी उसके अनियमितताओं के कारण को जानकर सही मार्गदर्शन देंगे और उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी से उसके माता पिता को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर मतलब अच्छे शिक्षक होने के नाते हम उसकी अनियमितताओं का कारण पता करेंगे और उसको सही मार्गदर्शन देंगे, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई बच्चा रेगुलर नहीं है तो उसका वो मन से ही रेगुलर नहीं है, मतलब कुछ उसका ठोस कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 21 की, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ठीक है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जल प्रदूषण से, ठीक है। तो ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रीन मफलर मतलब हम अगर एक चीज देखें तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण, याद रखिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 है। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका क्या कारण है? ठीक है, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस जो है उसकी सांद्रता यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हो गई है और इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, ऑप्शन नंबर बी तेल व कोयले के अधिक ज्वलन, ऑप्शन नंबर सी वनों का कटान और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी के सभी जो कारण है वो इफेक्टिव है। ठीक है, अगर हम रेफ्रिजरेटर का अधिक से अधिक उपयोग करें तो उसे सीएफ से निकलेगा, तो वो भी एक प्रकार की हमारी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तेल एवं कोयले को अधिक जलाएंगे हम तो CO2 निकलेगा, वो भी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और वनों को अगर हम काटेंगे तो ये तो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए और ये ग्रीन हाउस को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। और ये है प्रश्न नंबर 23। विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है? ठीक है, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर पानी का संरक्षण करने की विधियों की चर्चा करके, कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस समस्या पर चर्चा करने के लिए कहकर, विश्व के जल संसाधनों से संबंधित आंकड़े बताकर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कारक जो है वो क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो कदम है वो क्या होगा, ये पूछा गया हमें। ठीक है, जल संरक्षण यानी कि जल की कमी के बारे में हमें जागरूक बनाना है। ठीक है, एक प्रकार से जल संरक्षण के बारे में हमें जागरूक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें मित्रों तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
यहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के बारे में हम एक डॉक्यूमेंट्री अगर उन्हें दिखाएंगे तो बच्चों पर बहुत मतलब कहना चाहिए वो उसे आत्मसात करेंगे, वो उसे देखेंगे तो वो रियल में समझेंगे कि हाँ जल संकट है हमारी दुनिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 24 की। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ठीक है। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ठीक है। जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है कि कोई खाद्य श्रृंखला है उसमें शाकाहारी कौन से स्तर पर होंगे, ठीक है। तो वो होते हैं मित्रों प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर जो घास है, ठीक है, घास तो हमारा उत्पादक हो जाएगा, ठीक है, और फिर जो भी उसे खा रहे हैं जैसे कि बकरी, भेड़, बकरी मतलब बकरी वगैरह उसे खा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा मित्रों? वो हो जाएंगे हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और ये हो गया हमारा उत्पादक, ठीक है, और ये हो गया हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद में इन जीवों को जो भी खा रहा है वो हो जाएगा हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, मतलब कि मांसाहारी प्राणी। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 25 की। तो ये प्रश्न नंबर 25, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर सी भूगर्भीय चक्र, ऑप्शन नंबर डी भू रासायनिक चक्र, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें बहुत सारे चक्र होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र उन्हें हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रों को, ठीक है। जो भी चक्रण होता है एक प्रकार का तो वो हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। और इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित निम्नलिखित इन दोनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए डीजल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कोयला, ठीक है। तो निम्नलिखित इन दोनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा न्यूनतम प्रदूषण, ठीक है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा गया है क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है वो कम प्रदूषण उत्पन्न करता है और उसे आगामी ईंधन के रूप में माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, ठीक है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर चीन जो चीन है, चीन देश में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है यहाँ संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 28 की। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 28, ठीक है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रादशी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है मित्रों। तो देखिए यहाँ पर अभी एक प्रश्न आया था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट को ही 4 प्रकार से लिख के बताया गया था, ठीक है। जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइट था, फिर एक में था साइनेट था और एक में था आइसोसाइनाइड, ठीक है। मतलब यहाँ पर आइसोसाइनेट को ही उन्होंने 3-4 प्रकार से लिखा था और यहाँ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसे ऑप्शंस दिए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइट, ओके। तो यही होगा हमारा आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से है हमारा प्रश्न नंबर 29, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक स्तर को निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर बी अधिगमकर्ताओं को पर्यावरण के महत्व का ज्ञान कराना, ऑप्शन नंबर सी अधिगमकर्ताओं को पिछले ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सृजित करने के योग्य बनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए वो पूछा गया, लेकिन ये हमें करना चाहिए, मतलब यहाँ पर नहीं को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ये पर्यावरण पाठ्यक्रम को नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा गलत दिया हुआ है, नहीं को अवॉइड कर दीजिए,
क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए हम ज्ञान भी प्रदान करेंगे, कौशल भी प्रदान करेंगे, मतलब उनमें जागरूकता बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 30, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। ठीक है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर हाथी, सांप, गेंडा और शेर। जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य मित्र वो हो जाएगा शेर। ठीक है, शेर को संरक्षित करता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये था हमारा पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, और बात करेंगे अब हम अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मित्रों और जय हिंद।